तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मेरे साथ एक समस्या आई। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स फाइनल ईयर की मार्कशीट देखी तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने परसेंटेज निकाला तो बोले आपका तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो आप तो डिस्क्वालीफाई हैं। मैं फिर थोड़ा नर्वस, हालांकि प्रश्न बहुत कठिन था, लेकिन चूंकि मैं इसको अपने स्नातक स्तर पर पढ़ चुका था, इसे प्रश्न का कुछ उलट पुलट जवाब देते हुए, लेकिन लगभग 70% मैंने इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो उत्तर में मैंने दे दी। तो मैं आपको रियल बताऊंगा, मुझसे प्लेटो स्पेलिंग नहीं लिखी। हाँ, वास्तविकता बता, नर्वस इतना हो गया। हमारा फेवरेट प्लेस इंडिया में कौन सा है? तो बोला तिरुवनंतपुरम। हाँ। तो कहा कि स्पेलिंग लिख के दिखाओ, तो बोला कि नहीं गोवा है। लेकिन आपका इतना अच्छा नहीं हुआ और आप क्वालिफाई हैं, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इंटरव्यू का जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है, 30% है। तो डेमो मतलब बोर्ड में पढ़ाने के बाद फिर जी, डेमो पढ़ाया में फिर उन्होंने मुझे बैठाया और फिर सब्जेक्ट हॉबी पूछी गई, लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे, उन सभी का उत्तर मैं देता हूँ। जल्दी है तो चले जाओ, फिर आप इंटरव्यू में क्यों आ गए? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को। सर मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दें हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हूँ और मैं प्रारंभ से आपको अपनी जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जी। मेरा जो लिखित परीक्षा हुई वो 2016 में हुई और उसका परिणाम 2017 के मध्य तक आया, मई महीने तक, और इंटरव्यू के पश्चात लगभग 3 महीने रिजल्ट आने में लगे। अच्छा जी। और उसके बाद मुझे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय म्याओ में मुझे प्रथम नियुक्ति मिली और वहाँ लगभग 4 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात फिर मुझे यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा, म्याओ में मतलब वो नॉर्थ ईस्ट का सिलेक्शन था या फ्रेश आपका नॉर्मल वाला था? जी नहीं, मेरा नॉर्मल सिलेक्शन था, लेकिन किन्हीं कारणों से, हालांकि मैंने जो प्राथमिकता दी थी वो मैंने उत्तरी क्षेत्र को दी थी, परंतु जैसे कि संगठन अपनी कार्यशैली के अनुसार ही कार्य करता है, कंडीशन लिखे होते हैं। हाँ, हालांकि कहीं भी जी प्रायोरिटी मांगते हैं, वो प्राथमिकता पूछते भी हैं। अच्छा। तो मैंने प्राथमिकता में इंटरव्यू के समय अपने स्टेट जी में, तो मैंने उत्तरी क्षेत्र को चयनित किया था, परंतु मेरा जो अंतिम ऑप्शन था वो डाला, वो मुझे वहाँ नियुक्ति दी गई। जी। अच्छा, अंतिम ऑप्शन में आपने नॉर्थ ईस्ट डाला था? जी, और अंतिम में ही मुझे नियुक्ति दी गई। क्यों, मतलब किसने बताया था कि कैसा क्या? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जैसा मेरे एक रिलेटिव ऑलरेडी जहाँ मैं जॉब करके आया हूँ अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में, म्याओ जी, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय म्याओ, वहाँ मेरे रिलेटिव सीआरपीएफ में है, वो इंस्पेक्टर पोस्ट पर, तो वो ऑलरेडी वहाँ जॉब करके आ चुके हैं। अच्छा जी। तो उन्हें जब तिनसुकिया रीजन के बारे में पता चला और केंद्रीय विद्यालय म्याओ के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया फिर कि नहीं आप ये ऑप्शन, हाँ, अच्छा, जगह अच्छी है, क्योंकि देखिए स्कूल पहले से अलॉट कर दिए गए थे। अच्छा, हाँ, नियुक्ति के समय ही, उससे पहले जो चयन प्रक्रिया होती थी उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन मात्र रीजन ही अलॉट करता था। अच्छा, हाँ, रीजन के बाद फिर रीजन अपने हिसाब से स्कूल अलॉट करता था। ओह, तो अच्छा, मैं केंद्रीय विद्यालय के पेपर और इंटरव्यू से पहले मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। क्या आप शुरुआत से केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? जी हाँ, देखिए शिक्षक बनना तो मेरा प्रथम लक्ष्य था, हालांकि मेरा प्रथम लक्ष्य तो क्रिकेटर बनना था। मतलब क्रिकेट में इतने डूबे हुए हैं कि पूरे रीजन और केंद्रीय विद्यालय में इनकी पढ़ाई के कारण सर तो पढ़ाते हैं लेकिन वो दब जाता है, इनका स्पोर्ट्स आगे आ रहा है। हाँ, अभी आजकल का ही एक घटना मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारी एक मैडम अपना एक ट्रेनिंग सेशन पूरा करके आई। अच्छा, भुवनेश्वर। अच्छा, मतलब वो भारती मैडम। हाँ जी, भारती मैडम आर्ट की, हमारे यहाँ आर्टिस्ट आर्ट है, तो अभी अपना ट्रेनिंग सेशन पूरा करके भुवनेश्वर, तो जिस विद्यालय में इससे पहले था केंद्रीय विद्यालय म्याओ में, वहाँ से एक अध्यापक भी आए थे, ड्राइंग टीचर। अच्छा, हाँ, तो भारती मैडम से ऐसे ही जब उनकी बातचीत हुई तो बताया गया कि केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर से हैं, तो भास्कर सर है वहाँ। मैं हालांकि मेरे ट्रांसफर होने के बाद वो वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ के लोकल लोग और वहाँ का जो स्टाफ है जो मेरे साथ का था, वो छाप इतना गहरा था, छाप कह सकते हैं आप या प्रभाव जो भी है, उन्होंने जिक्र किया कि आपके यहाँ तो कैलाश सर भी हैं। और हाँ, फिर मैम ने उस बात को एग्री किया कि हाँ कैलाश सर है, और फिर मैम वही बातचीत होती रही, तो सर ने, भास्कर सर ने भारती मैम को यही बात कही कि कैलाश सर तो यहाँ क्रिकेट की ऐसी छाप छोड़ कर गए कि हमारे यहाँ क्रिकेट एकदम मतलब डेड कंडीशन में था नॉर्थ ईस्ट में, और लगभग 3-4 जिलों में वो क्रिकेट को बहुत अच्छी
कंडीशन में करके तब गए हैं। इससे एक और बात स्पष्ट होता है कि आप अपने हॉबी को एज ए टीचर सेलेक्ट होते हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, केवी देखिए ये ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी हॉबी के साथ साथ आगे बढ़ने के रास्ते को भी एज इट इज बनाए रख सकते हैं। हाँ जी, मैं म्यूजिक में बैठ जाता हूँ कभी कभी जी। और मैं देखता रहता हूँ बच्चों की तरह से। मतलब आप टीचर बन के नहीं बल्कि एज ए लर्नर बन के रहना आपको। जी हाँ, वही तो कहा भी जाता है, टीचर हाँ, वही बहुत बढ़िया है जो जीवन भर सीखते रहे। जी, सीखने के बाद सिखाता है तो अपडेटेड टीचर। हाँ बिल्कुल। तो आपको एक बढ़िया एटमॉस्फेयर मिलता है। हाँ, इससे ये स्पष्ट होता है। तो आप मैंने ये भी सुना कि अपनी तैयारी में मतलब इलाहाबाद जो अपनी तैयारी की, हाँ कैसा जी, क्या उसका थोड़ा बताइए। मैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड से बात करता हूँ। स्टार्टिंग मेरी स्कूलिंग से ही मैंने टारगेट किया था मुझे टीचर बनना है और मुझे सोशल साइंस टीचर बनना है। अच्छा जी, अगर क्रिकेटर नहीं तो सोशल साइंस टीचर, क्योंकि ईश्वर ने दोनों बनाया। हाँ देखिए माहौल की बात होती है, घर में पढ़ाई लिखा का माहौल अच्छा था। अच्छा जी, और मेरे भैया हैं मतलब रिलेशन से कजिन, और मेरी दीदी वो सब पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हालांकि कामयाब होना ना होना दूसरा मतलब मुद्दा होता है। जी, तो सोशल साइंस टीचर बनने की मैंने क्लास 6 से ही तैयारी शुरू कर दी। अच्छा। और क्लास 6 से ही क्लास 10 तक लगभग सभी क्लासेस में जब एनुअल रिजल्ट आता था तो सोशल स्टडीज में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स होते थे। अच्छा जी, तो 10th के बाद 12th में भी मैंने इसी हिसाब से अपने विषय चयनित किए। उसके बाद जब स्नातक स्तर पर प्रवेश लिया तब भी मैंने अपने विषयों को ध्यान रखते हुए तीनों विषय भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ये तीनों विषय चयनित किए, जिससे कि मुझे सोशल साइंस टीचर बनने में आगे कोई दुविधा ना आए। मैं अपनी बात को पुनः आगे लेकर जाऊंगा जब हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें, हाँ, उसके बाद मैंने परास्नातक पूरा किया अपना भूगोल विषय से। अच्छा जी, मुजफ्फरनगर के SD डिग्री कॉलेज से। ओह, परास्नातक करने से पूर्व में B.Ed कर चुका था। ओह, जी, B.Ed करने के बाद हालांकि मैं इलाहाबाद चला गया 1-2 साल गैप के बाद। प्राइवेट स्कूल में 1-2 जगह जॉब की, जब देखा कि यहाँ मुझे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं था। वर्किंग लोड इतना ज़्यादा, और देखिए सैलरी मेन होती है किसी भी जॉब के लिए। जितने भी देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल में जॉब, हाँ। उनकी एक ख्वाहिश है, आकांक्षा है कि भाई मैं एज ए सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट हूँ। और तो ये जो आप बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जी, मेरे साथ जो हुआ उसी की घटना मैं आपको बताता हूँ। यही मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल है। अच्छा। हालांकि वो शायद डिग्री कॉलेज उन्होंने शुरू किया अपने यहाँ स्कूलिंग बंद करके। हाँ, तो वो मतलब जब स्कूल में भी काम, घर के लिए भी काम। अच्छा। हाँ, देखिए टीचिंग से रिलेटेड काम हो तो काम नहीं, वो हमारी ड्यूटी है, उसे हमें अच्छे से करना भी चाहिए। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए मुझे ये लगा कि अगर मैं थोड़ा एफर्ट जितना यहाँ टीचिंग में कर रहा हूँ, अपना इंडिविजुअल एफर्ट थोड़ा करूँ, तो मुझे लगता है शायद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी टीचर बन सकता हूँ। क्योंकि जहाँ प्राइवेट स्कूल्स होंगे वहाँ बच्चे वो जाएंगे जो घर से बहुत सक्षम होते हैं। सही बात। गवर्नमेंट चाहे वो केवी हो, वो चाहे हमारे राज्य स्तरीय स्कूल हो, नवोदय हो, इन सब स्कूल में जनरली हम देखेंगे मिडिल क्लास और गरीब लोग के बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ प्राइवेट में सैलरी भी कम है और मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी उनके परिवार सक्षम है उनकी आजीविका का प्रबंध करने में। सही कह रहे हैं। तो मुझे लगा शायद अगर मैं प्राइवेट सेक्टर छोड़ पब्लिक सेक्टर स्कूलिंग में जाऊँगा तो वहाँ मेरे लिए स्कोप कुछ ज़्यादा होगा। ये एकदम सही। इसी बात को इंगित करते मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ दी मिड सेशन। मुझे उस चीज़ का अफसोस आज भी है, मुझे मिड सेशन स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा, बच्चों के फ्यूचर की बात थी। नहीं, अब देखिए खैर अपना भी तो फ्यूचर। हाँ बिल्कुल सही। तो प्रयागराज में गए तो क्या करें? उसके बाद में प्रयागराज पहुंचा, मेरे एक रिलेटिव मुझे वहाँ लेकर गए और स्पेशली मैं आपको बताऊं मेरा तब तैयारी थी CGL की, मतलब SSC में आप। हाँ, ऐसे CGL और बैंकिंग। तो अब मेहनत की बात कहे या मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर मेरा समय अच्छा था। हाँ। मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना CGL और IBPS जो PO कराता है IBPS दोनों के प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। क्या बात है जी, प्रथम प्रयास में। तो मेरे साथ मेरे एक, जबकि मुझे नहीं लगता पढ़ाकू किस्म का स्वभाव है आपका। जी नहीं, उस समय मुझे लगता है कि थे। नहीं, उस समय अगर मैं आपको बताऊं, मैं लगभग एक जो महात्मा जो होते हैं संत, उनकी जीवन शैली को मैंने अपनाया था। अच्छा। सभी रिश्तेदारों से दूर, परिवार से दूर, घर पे मात्र मैंने 10 मिनट रखी हुई थी बात करने के लिए प्रतिदिन। 10 मिनट से कभी 11 मिनट। ये 2015 की बात है। अच्छा जी, 15 की लास्ट की बात है। और बस एक ही त्यौहार पे मैं घर आता था, लगभग 1.5 साल में इलाहाबाद रहा, दीपावली। पिताजी आपने बता रहे थे कभी कि पिताजी कहते थे कि शादी वगैरह में। जी, अगर घर से मुझे कॉल आता था कि मेरे उस दौरान 1.5 साल में मेरे रिश्तेदारियों में लगभग
5 शादियाँ हुई, 2 मेरे मामा के बेटे, एक बेटी और बेटा, एक मेरी बुआ के बेटे थे और 2 मेरे ताऊ के बेटे। अच्छा जी, इन 5 शादी में मैंने कोई भी शादी अटेंड नहीं की, क्योंकि इलाहाबाद से मुजफ्फरनगर आना जाना, शादी 3-4 दिन अटेंड करने, मुझे लगता है कि 5 दिन का मेरी तैयारी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, 5 दिन का भी। सही बात। अगर मैं लिंक टूट जाता है ना जी, लिंक टूट जाता है। मैं 5 मिनट को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझता था। 5 मिनट उसका परिणाम है कि आप इतने मतलब एग्जाम को क्वालिफाई किया आपने। फिर मेरा जो साथ में कुलवीर सिंह थे, सहारनपुर के रहने वाले हैं, मेरे रूममेट थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार केवी के लिए ट्राई कर देखिए। फिर मैंने उनको कहा, मैंने तो सीटेट भी अब तक नहीं एक भी बार अटेम्प्ट किया, हाँ, क्योंकि सीटेट मस्ट होता है। उनका कहना था सीटेट फॉर्म आए हुए हैं, 3 दिन लास्ट डेट की बची हुई है, अभी आप सीटेट के लिए भी अप्लाई कर दो, और जब आप IBPS की तैयारी में सीटेट भी आप श्योर निकाल देंगे। मैंने प्रथम प्रयास में सीटेट में 98 मार्क्स के साथ सीटेट क्वालिफाई किया। सीटेट रिजल्ट आने के जस्ट 5-6 दिन बाद ही KVS के फॉर्म आ गया। हाँ, एडवर्टाइजमेंट आ गया। क्या बात। हाँ, ये हाँ, तो ये कॉन्फिडेंट पे कॉन्फिडेंट बनते चले गए, या फिर मेरी किस्मत अच्छी थी या मेहनत का, जो भी आप कहें, सही बनते चले गए। मैंने KVS के लिए अप्लाई किया, और अप्लाई करने से पहले मैंने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा, जो कि मुझे पहले से पता था कि TGT में दिक्कत हो, खासकर हाँ, SST में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम मेरा देहरादून था। मैं एग्ज़ाम सेंटर, आप 2 मिनट और लूँगा। जी जी। एग्ज़ाम सेंटर का आपका एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देने बाद निकला, देहरादून में था रिटर्न? हाँ, देहरादून में मेरा रिटर्न था। निकलने के बाद देखा कैंडिडेट्स आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने 120 में से इतने अटैम्प्ट कर लिए, मैंने 150 में से कितने का पेपर था उस समय? हाँ, उस समय 125 क्वेश्चंस थे सोशल साइंस के। जी, मैंने 125 में से 120 अटैम्प्ट कर लिए, 110 अटैम्प्ट कर लिए। तो मैं क्लियरली बताऊँ, मैं 113 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था। अच्छा। हालांकि टिक तो सब किए थे 125, लेकिन 113 पर मैं श्योर था कि ये मतलब मुझे मार्किंग इन क्वेश्चंस की होनी है, क्योंकि आप SSC और IBPS की तैयारी में आपको मिक्सअप था। जी, हाँ। SST में क्लास 6 से ही मतलब मेरी पकड़ अच्छी थी। हाँ। और जो अदर जैसे कॉमन पेपर हुआ था। जी हाँ, कॉमन पेपर हुआ था। हाँ। तो जैसे उसमें इंग्लिश भी था, जीके वगैरह, जीके भी था जी, और हिंदी भी था और इंग्लिश भी था। हाँ। क्योंकि बैंकिंग में हिंदी इंग्लिश, ग्रामीण बैंक की हिंदी, और IBPS जो वैसे बैंक नेशनलाइज बैंक होते हैं उनकी इंग्लिश, और रीजनिंग और जीके, ये चारों ही बैंकिंग सेक्टर में मस्ट चाहिए होते हैं। और जो मतलब टॉपर्स होते हैं इन सब्जेक्ट के, वही बैंकिंग सेक्टर में सेलेक्ट होते हैं। तो वहाँ मैं बैंकिंग की तैयारी में था। इन सब सब्जेक्ट पे मेरी कमांड बहुत अच्छी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सोशल साइंस पे मेरी ऑलरेडी कमांड अच्छी थी। अच्छा जी। तो रिटर्न में बढ़त आपने बहुत शानदार। तो रिटर्न जब आए तो आपका इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मार्क्स तो समय नहीं बताया गया होगा। हाँ, मार्क्स तो नहीं बताया गया, लेकिन आंसर की मैं जब चेक की अपनी बाद में, हाँ बाद में, तो टोटल 98 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे। मतलब आंसर की जब आप बोले तो 98 मार्क्स। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा उत्सुक रहते हैं कि मेरा एग्जाम ऐसा हुआ, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने % चांसेस है। यही मेरे साथ भी था। यूट्यूब और गूगल वगैरह से मैं लास्ट ईयर्स की मैंने कट ऑफ वगैरह चेक करना शुरू कर दी कि जो इंटरव्यू कट ऑफ है कितने तक मतलब पहुँच जाती है। जहाँ तक मैंने देखा 82, 85 तक मैक्सिमम था। 85 मैक्सिमम था। वो जो OBC कैटेगरी थी उसका था। हाँ। तो मैंने उसी से हिसाब लगाया कि जो मैक्सिमम 85 है तो मेरा तो श्योर हो ही जाएगा, क्योंकि 98 क्वेश्चन मेरे बन रहे थे। अब यही हुआ, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी घटना और घट गई। तभी मेरी बड़ी बहन की शादी थी। मैं इतना एंगेज था कि मैं रिजल्ट के बारे में भूल गया कि मेरा KVS का रिजल्ट। अच्छा, इतना कोई सीरियस हो कि आपने, मुझे लगता है पेपर भी, क्योंकि आप उधर थे जी, पेपर देने के बाद रिजल्ट का कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा CGL मेंस भी उसी टाइम में था। हाँ। तो मेरा जो मेन फोकस था वो CGL की तरफ था। अच्छा जी। तो KVS को एक टाइप से मतलब इग्नोर मानकर चलिए। हाँ, मतलब ध्यान से भी इतना उम्मीद भी यार। हाँ, उम्मीद तो थी कि चलो भाई मुझे, क्योंकि मेरा था रेवेन्यू इंस्पेक्टर या इन सब में मेरा हो जाए, सेल टैक्स में। हाँ, इनकम टैक्स वगैरह में इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाए, तो उसी के मेरे हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी जी। अब CGL मेंस होने के बाद अब मैं एकदम फ्री था, बहन की शादी भी हो गई। मेन प्रॉब्लम यह है कि मुझे लगा कि मैंने KVS का भी एग्जाम दिया है, उसके बारे में देखना चाहिए। फिर मैं साइबर कैफे गया। मेरे पास तब मोबाइल भी कीपैड मोबाइल हुआ करता था, जिसमें नेटवर्क भी नहीं चल पाता था जी। तो मैं साइबर कैफे गया, मैंने उस भाई से रिक्वेस्ट की, भाई वो चेक कर दो। तो उसने देखा कि प्रिंसिपल इंटरव्यू लेटर आ रहे हैं। उस टाइम प्रिंसिपल TGT PGT सबका भी जैसे निकल जी, जैसे भी निकल रहा है। तो उसने कहा आप तो क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए। और ये मई 18 की बात है। अच्छा, मई 18 की बात है, और मई 22 को इंटरव्यू था। उसने कहा आपका तो इंटरव्यू है 3-4 दिन बाद। बताइए। तब मैं सहारनपुर एक अपना कोचिंग सेंटर खोलने की तैयारी में था। मैं जब भी शाम को निकला वहाँ से, अपने घर पहुँचा मुजफ्फरनगर, और गांव पहुँचने के बाद मैंने पापा को बताया।
अब इतनी जल्दी ट्रेन टिकट भी अवेलेबल नहीं था। फिर मैं जैसे तैसे जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में पहुंचा, वही मेरा मतलब वहाँ पर जयपुर में जी वहाँ पे इंटरव्यू टीजीटी एसएसटी का होता है। तैयारी मेरी नील। हाँ, क्योंकि अचानक अचानक 2 दिन बाद इंटरव्यू आपको पता चले। हाँ, और जब भी आप सीजीएल का एग्जाम देकर मतलब फ्री हुए हैं, जहाँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है मेंस में, क्योंकि मेंस में मैथ्स और इंग्लिश सीजीएल में जी दोनों ही सब्जेक्ट आते हैं। हाँ, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, सीजीएल तो अपना है ही। अब थोड़ा मेंस में उसने फॉरवर्ड, हाँ अब बदल दिया होगा जी, अब बदल चुके हैं। इंग्लिश और मैथ का रोल बड़ा है। हाँ, अच्छा। फिर इंटरव्यू में फिर भी रिलैक्स होके गया कि देखिए मुझे कुछ लोग जो मेरे रिलेटिव्स थे जान पहचान वाले, जो कुछ 1-2 केवी में भी हैं, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि इंटरव्यू अगर आपका है 15% कंट्रीब्यूशन इंटरव्यू का, 85% आपके रिटन का, और जब आपके 98 क्वेश्चंस ठीक है तो लगता नहीं कि आप इंटरव्यू में अगर आपको फेल भी कर दे तभी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। एक्चुअली इंटरव्यू में फेल और पास होता नहीं है, होता नहीं है, क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई होता है कि आपको कुछ न कुछ मार्क्स तो देख के ही भेजें। जी, अगर आपकी अटेंडेंस है तो मिनिमम आपको 40% एवन नंबर देते मिनिमम ही होता ही है। 35-40% बड़ी बात बता रहे हैं जी। मतलब जो भी हिंदी बैकग्राउंड या ग्रामीण क्षेत्र या नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से हैं तो वो डरने की कोई बात नहीं है जी। आपको मिनिमम मार्क्स देंगे ही देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मिनिमम पे टिके रहे। हाँ, मिनिमम पे टिके रहे, डरे नहीं। हाँ, डरना नहीं है, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश। देखिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप पूरी तैयारी में हैं। हाँ, मैं मात्र 3 दिन की तैयारी में था और 3 दिन में मेरी जर्नी में वो टाइम निकल गया। सारी बातें इसलिए बताई। हाँ, जर्नी जी, और अपने डॉक्यूमेंट्स संभालना, इन सब चीज़ों में मेरे 2 दिन निकल गए। एक दिन पहले मुझे निकलना था, मैं केवी जयपुर में पहुंचा, हालांकि बहुत से कैंडिडेट्स थे, सब बातचीत हुई तो मैं थोड़ा नर्वस भी था कि भाई मेरे तैयारी नहीं है इंटरव्यू की और डायरेक्ट मुझे इंटरव्यू बैठना है। कभी कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया, मेरा पहला इंटरव्यू था, पहला ही मतलब मेरा केवीएस का एग्जाम था। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन मुझे सब्र इस चीज़ पर था कि मेरी मार्किंग बहुत अच्छी हुई है। ये बात आपको पता चल गया? मुझे पता चल गया था जी। ना, हमें तो डर लग रहा था कि कहीं पता नहीं इंटरव्यू फेल तो हम फेल, भले रिटर्न में कितना भी ज्यादा हो। नहीं, ये सब लेकिन ये बात अब स्पष्ट हुआ और सर को था तो ये एक बूस्ट का काम किया, कॉन्फिडेंस बढ़िया। हाँ, मेरा मतलब मोरल थोड़ा हाई हुआ। मुझे लगा कि भाई जब कुछ लोगों से मैंने पता किया, मैं कुछ केवीएस के रिसोर्स पर्सन भी थे उनमें, क्योंकि इंसान जब सिलेक्शन के करीब होता है वो अपनी सब रास्तों की तरफ, वो कायनात वाली बात खोज लेता है, वो पॉसिबिलिटी देखता है कहाँ पॉसिबिलिटी मिलेगी जी। तो वही मैंने जगह जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मुझे यही पता चला कि मिनिमम आपको क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, नंबर देंगे जी। इंटरव्यू हुआ मेरा, हालांकि क्वेश्चंस पूछे, तकरीबन 10 क्वेश्चन पूछे। आप डॉक्यूमेंट इंटरव्यू से पहले आप डॉक्यूमेंट का बताएं, वहाँ पे गए तो फिर कैसा क्या? अच्छा हाँ, वो मैं आप उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बात बताना भूल गया। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मेरे साथ एक समस्या आई, मेरे इकोनॉमिक्स में मात्र 40% नंबर है। मतलब एक ईयर में या टोटल एग्रीगेट? अच्छा जी, मात्र 40% नंबर है। ऑनर्स में या पास कोर्स में? पास कोर्स में। पास कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मेरे 85%, वहाँ में श्योर था, और पॉलिटिकल साइंस में 65%। ठीक है जी। अब जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइनल ईयर की मार्कशीट देखी तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने परसेंटेज निकाला, तो बोले आपका तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। मैंने सर बताइए कैसे? उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी में आपके 82% है, ये भी सही है, और लेकिन आपका अर्थशास्त्र में मात्र 40% है, जिसके मिनिमम क्वालिफिकेशन 55% होती है। ठीक है, तो आप तो डिस्क्वालीफाई है। मैं फिर थोड़ा नर्वस, डर गया कि आप किनारे तक पहुंच गए, फिर वो डूबने वाली स्थिति बन गई। फिर कैलकुलेटर लेके बैठे रहते वो। हाँ, कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं। तो लेकिन फिर मैं रिलैक्स हुआ, अरे चल ये नहीं तो सीजीएल में तो पोस्ट पक्की है, वो तो पोस्ट पक्की है वहाँ, क्योंकि मेरा सीजीएल का एग्जाम केवीएस से भी अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा। हालांकि बाद में वहाँ भी सिलेक्शन हुआ ऑडिटर पोस्ट पे, लेकिन मैंने केवीएस को प्राथमिकता देते हुए केवीएस को ज्वाइन किया। अच्छा जी। तो लेकिन फिर मुझे याद है मेरे तो तीनों ही सब्जेक्ट सोशल स्टडीज के हैं। हाँ, मेरा तीसरा सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने फिर उस सब्जेक्ट को कहा कि सर मेरा आप इसका कॉम्बिनेशन बनाइए। आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर कीजिए। हाँ, मैंने कहा सर आप इकोनॉमिक्स को हटाओ और मेरा किस को कहा? फिर उन्होंने यही किया, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को रखा। अच्छा, उसमें मेरा 64% था। तो दोनों मिला करके? हाँ, दोनों मिला के मेरा कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब ऑलरेडी मैं पूरे करा चुका था, जिसमें उन्होंने मतलब देखा कि हाँ आपका इसमें बन रहा है तो कोई आपत्ति नहीं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं थी उन्हें, क्योंकि उन्होंने मेरा जो सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, मार्कशीट में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, हाँ, उसमें पॉलिटिकल साइंस सबसे नीचे रखते हैं। अच्छा जी, पॉलिटिकल वाला इलाका है। हाँ, पॉलिटिक्स वाला इलाका। यहाँ गन्ने की पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होती है। गन्ना अधिकारी अलग है यहाँ पे? हाँ जी, गन्ना कार्यालय भी है।
हाँ? गन्ना कार्यालय होता है हर जगह। कार्यालय भी जी। है। हाँ। तो उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन इन सब प्रोसेस के बीच में घड़ी घड़ी आप नर्वस होने की आपको मतलब कंडीशंस आएंगी आपके सामने जब आप नर्वस हो जाएंगे, लेकिन आपको तुरंत ही नर्वस होने के बाद उपाय ढूंढने हैं। और ये मनीष सर ने भी आपको बताया होगा, समाधान हर समस्या का है। एकदम। जी। तो फिर उसके बाद जब आप कब आया कक्ष में, बारीकी चलिए, ग्रुप वाइज ले जाते हो जी। तो जैसे अल्फ़ाबेटिकली मुझे लगा शायद अल्फ़ाबेटिकली बुलाएंगे, लेकिन वो रोल नंबर वाइज बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, और मेरा जो रोल नंबर था वो सबसे लास्ट से 2-3 कैंडिडेट पहले था। ओह। इंटरव्यू की अगर मैं आपको बात बताऊँ, ड्रेसिंग मेन होता है इंटरव्यू के लिए, इस चीज़ का मुझे पता था। और मैंने फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़ हालांकि उधार लिए थे एक अपने फ्रेंड से, मतलब क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं फॉर्मल शूज़ का कोई काम नहीं मेरी लाइफ में, तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई फॉर्मल शूज़ दो उसके। अच्छा। जी। तभी उसकी शादी हुई थी और शादी के शूज़ थे। मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा कि चलो बिना शादी के शादी के शूज़ पहनने के लिए मिले। हाँ जी। दूसरी बात, मैं अब अभी भी सर को देखता हूँ कि जीन्स वगैरह नहीं पहनते हैं। हाँ, बहुत कम अभी, क्योंकि केवी में आने के बाद जी अभी केवी वाले वही, क्योंकि बच्चों के सामने टीचर की इमेज टीचर वाली ही होनी चाहिए। सही बात है जी, एकदम एक सिविलाइज्ड नागरिक, हाँ, जो आप चाहते हैं। दूसरी बात, जब आप एंट्री हॉल में जाते हैं, आप हमेशा आप परमिशन मांगकर ही एंट्री कीजिए। अच्छा जी, आप अपनी बात बताइए। हाँ, जब मैं पहुंचा, मैंने देखिए मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मैं स्पष्ट बातें करूँगा, मैं सीधा कहा कि श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अच्छा जी, उन्होंने कहा हाँ आइए बैठिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था, आपका नाम? आपने हॉल में क्या देखा, यानी कितने लोग थे, कैसा क्या था? अच्छा, हॉल की अगर बात करूँ, हॉल में लगभग 7 लोग थे। हालांकि पैनल में 5 लोग होते हैं। हाँ। जी, 7 लोग थे। 2 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले आए और वो डॉक्यूमेंट देकर चले गए। अच्छा, वो ऑलरेडी बैठे हुए थे। जी, तो वो लोग पैनल 5 हाँ, पैनल 5 का ही था। 5 लोग बैठे हुए थे, हाँ। जिनमें एक मैडम लगभग 6 फीट हाइट की बीच में बैठी हुई। जी, और वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से थी, जहाँ तक क्योंकि उन्होंने जो मुझसे अनुमान क्वेश्चन पूछा, हाँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे। तो केवी का रूम था वैसा ही? हाँ, जो बस केवी के जो रिसोर्स हॉल होते हैं। अच्छा, जी, क्लासरूम। हाँ, क्लासरूम या फिर जो मीटिंग हॉल वगैरह। अच्छा जी। तो उसके बाद जब आप बैठे? हाँ, उन्होंने मुझे बिना पूछे मुझे बैठने के लिए कहा, बैठिए प्लीज़। हाँ। तो मैंने अपना स्थान ग्रहण करने के पश्चात हाँ। सभी को नमस्कार किया। नमस्कार सभी को, बोला हाँ नमस्कार। तो सबको बारी बारी से किया या नहीं, सबको एक साथ, सभी को नमस्कार। ठीक है, क्योंकि बारी बारी से थोड़ा सा गलत, हाँ, मतलब एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका सामने वाले के ऊपर। सभी को नमस्कार करने के पश्चात उन्होंने मुझसे सबसे प्रथम जो प्रश्न था, मेरा नाम था, आपका नाम। अच्छा, मैंने अपना नाम बताया और नाम बताने के बाद उन्होंने उधर से जो क्वेश्चन आया पहला, वो ये आया कि आप किस भाषा माध्यम में कंफर्टेबल है, आप किस भाषा में वार्तालाप, हाँ, बातचीत करना पसंद करेंगे। अच्छा, ये पूछा? जी, मुझसे पूछा। किसने? मतलब एक जो लेडी ने या नहीं, जेंट्स थे, वो मेजर थे उस पूरे। अच्छा, हाँ, जो मेजर पर्सन थे, हाँ, जो लीडर थे वो थे। हाँ। मैंने कहा कि सर मैं हिंदी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा हंसते हुए कहा कि आप हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में। फिर मैं थोड़ा मतलब और नर्वस हुआ कि पहली गलती तो मैं कर ही बैठा हूँ, लेकिन ये गलती नहीं होती है, वो जस्ट पार्ट ऑफ जोक होता है, ताकि हाँ, मुझे थोड़ा लाइटली करने के लिए कि भाई थोड़ा नॉर्मल हो, कोई दिक्कत। तो उन्होंने मुझसे हिंदी में ही क्वेश्चन पूछने शुरू किए। अच्छा, पहला मुझसे प्रश्न पूछा गया, हाँ, मैं अपनी बात को अभी रोकता हूँ, दूसरी बात सामने रखता हूँ। मुझसे पहले ही पूछा गया कि आपके सब्जेक्ट जैसे देख पा रहे हैं, भूगोल और अर्थशास्त्र, साथ ही साथ नागरिक शास्त्र, आप तीनों ही सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में सोशल स्टडीज़ के हैं, सामाजिक अध्ययन के हैं, तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। किस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ सबसे अच्छी है? अब देखिए, मैं आपको बताऊं तो मेरी भूगोल विषय पर पकड़ बहुत अच्छी है। भूगोल पर वैसे भी जो 6वीं से 10वीं तक में ना, भूगोल थोड़ा सा ज्यादा लोगों को अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, तो अभी भी भूगोल विषय कोई लिखने का थोड़ा सा पता नहीं। जी, तो मेरा जो पहला प्रश्न था वो शायद भूगोल विषय के ही एक्सपर्ट रहे होंगे, ज्योग्राफी एक्सपर्ट। बस धरा गया। हाँ, उन्होंने पहला प्रश्न मुझसे पूछा कि जो समुद्री महासागरीय धाराएं होती है, हाँ, उनका प्रारंभ कैसे, बनती कैसे, निर्माण कैसे होता है, अच्छा, कहाँ से प्रारंभ होती है। हालांकि प्रश्न बहुत कठिन था, लेकिन चूंकि मैं इसको अपने स्नातक स्तर पर पढ़ चुका था ये सब चीज़ें, अच्छा, क्योंकि भूगोल पर मेरी पकड़ अच्छी थी, तो मैंने इस प्रश्न का कुछ उलट-पुलट जवाब देते हुए, लेकिन लगभग 70% मैंने इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो उत्तर में मैंने दे दी। अच्छा, कि महासागरीय धारा की उत्पत्ति
उन जगह पर होती है जहाँ महासागर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं, और उनके मिलने से जो महासागर का पानी है वो एक दिशा में बहने लगता है। हालांकि पूर्ण रूप से उत्तर ठीक नहीं था, पूर्ण रूप से उत्तर ठीक नहीं था, लेकिन लगभग उत्तर सही था, करीब था। उन्होंने चलिए ठीक है, उन्होंने फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि भारत के उस भूभाग का नाम बताइए जो सबसे प्राचीन है। अच्छा जी, उसका मुझे पता था, मैंने कहा प्रादीपीय भारत, भारत का सबसे प्राचीन है। हाँ, डेक्कन प्लेटू, प्रादीपीय भारत है, डेक्कन प्लेटू भारत का सबसे प्राचीन या पुराना भूभाग है। फिर प्रश्न आया कि जहाँ आज वर्तमान हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, इस जगह आप कौन से सागर को देखना चाहेंगे? प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछा गया, ये नहीं पूछा कि यहाँ कौन सा सागर था, इस जगह आप कौन से सागर को देखना चाहेंगे। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन था। दरअसल क्या है कि जो आज हिमालय पर्वत जहाँ है वो टेथिस सागर सही से था पहले। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पहले टेथिस सागर था, और टेथिस सागर का कुछ पार्ट आज के टाइम में गंगा प्लेन बोल फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हाँ जी, उसमें है 9th क्लास में। ग्रेजुएशन में तो बहुत डीपली दिया हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएट में एमए। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया कि नवरत्न कंपनी, मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता। नवरत्न कंपनी? जी, नवरत्न कंपनी। फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में किस कंपनी का नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है? अच्छा बताइए, नेटवर्थ मुझे नहीं पता, मैंने सॉरी सर। तो लगभग इकोनॉमिक्स का मुझे कोई भी उत्तर नहीं दिया गया, नहीं बन पाया। अच्छा, वो मैं मुझसे लगभग जो 10 से 14 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 3 या 4 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से थे, वो मैं स्किप करता चला गया, सॉरी सर। फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि मान लो आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पॉइंट्स वगैरह मुझे लगता है रिटर्न के पॉइंट्स उनके पास होते होंगे, नहीं होते। हाँ, मतलब वो कल्पना कर रहे हैं। हाँ, कल्पना कर रहे होंगे, मान लो हाँ आपका चयन हो जाए, और आपकी कक्षा, आप कौन सी पहली कक्षा और कौन सा चैप्टर आप पढ़ाना पसंद करेंगे। अच्छा, हाँ, सामने बोर्ड भी था। अच्छा, तो अब जैसा कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मैं मैप भी जैसे हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ बोर्ड पर, मैप बड़ा अच्छा जी हाँ। तो मैंने कहा मैं प्राथमिकता दूंगा क्लास 9th के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, हाँ, वहीं पास में चौक रखी हुई थी, उन्होंने मुझे कहा चौक उठाइए और इस चैप्टर के बारे में कुछ बताइए। बुक सामने रखी हुई थी, उन्होंने कहा लीजिए बुक, यहाँ से उठा ली, क्लास 9 की ज्योग्राफी। तो मैं आपको रियल बताऊंगा, मुझसे प्लेटो की स्पेलिंग नहीं लिखी गई। नहीं बोल, हाँ, वास्तविकता बता, नर्वस इतना हो गया क्योंकि देखिए आपने प्लेटो आया कैसे, वर्ड कैसे आया? प्लेट फिजिकल फीचर्स 4 पार्ट होते हैं ना, तो पेनिनसुला प्लेटू, जी, एक पार्ट फिजिकल फीचर्स में जैसे सबसे पहला द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, हाँ, फिर थर्ड होता है द पेनिनसुला प्लेटू। अब ये वर्ड आते ही तो मैं सकपका गया। प्ले करने के बाद, मुझे टी करने के बाद मुझे ये याद नहीं आया कि मैं करूँ क्या। एक इसे याद आया कि बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारा फेवरेट प्लेस इंडिया में कौन सा है, तो बोला तिरुवनंतपुरम। तो कहा कि स्पेलिंग लिख के दिखाओ, तो बोला कि नहीं गोवा है। तो मुझसे प्लेटो की स्पेलिंग नहीं बनी, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लिखो PLATAU। हाँ, उन्होंने मुझे बताया, मैंने लिख दिया। होता क्या है कि आप, क्योंकि वर्ड तो सच में कॉम्प्लिकेटेड, और उस समय पैनल एज अब तो खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो वो एक नर्वस ब्रेन। हाँ। दूसरी बात, जब आप तैयारी में नहीं होते तभी कंडीशन आती है। अगर आपने तैयारी की है, जैसे आप तैयारी कराते हैं KVS की, मनीष सर भी KVS इंटरव्यू या अदर जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल इंटरव्यू होते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं, और उनके यहाँ से सिलेक्शन भी होते रहते हैं। नहीं, मैंने मतलब केंद्रीय विद्यालय में आने से पहले इन्हीं सब कॉम्पिटिशन का मैंने पढ़ाया जी, और इसी माहौल में रहा, और मतलब इसी का सारा सब कुछ करवाया। तो अब भी मेरा प्रयास होता है कि आप जैसे जो अनुभवी टीचर है, जो आपने सूक्ष्मता से बड़ी डीपली, और एक बात आपने बताया कि इंटरव्यू में ये हुआ, अपनी कमजोरी को भी बताया। हाँ, बिल्कुल सही। कौन बताएगा कि प्लेटो का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा? हाँ, नहीं, देखिए जो वास्तविकता है वो क्यों, क्योंकि ये भाई सब कोई ना कोई गलती करता है। तो ये बातें हम तक तो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमें जैसे आपने कहा कि मुझे ये पता था कि मेरा रिटर्न बढ़िया है, मजबूत है, तो मैं इंटरव्यू में नॉर्मल भी होगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये बात मुझे नहीं पता थी। तो अब ये सब जरिए कम से कम एस्पिरेंट्स जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनके घर में आसपास में इस तरह की कोई तैयारी करने वाली नहीं है, उनको तक तो पहुंच पा रहा है। हाँ, उन तक बिल्कुल सही। तो यही मेरा प्रयास है कि प्लेटफॉर्म पे, और 12 मार्च को आगामी जो अभी नवोदय और केंद्रीय दोनों का इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आए और सब बच्चों को हर तरीके का बात बताएं। मतलब ऑनलाइन मीटिंग भी बीच में यदि ऐसा होता है तो रखेंगे, और आपको मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझे जी बच्चों के लिए थोड़ा सा। अच्छा, मैं अपनी एक बात और जोड़ना चाहूँगा जी, जैसा कि तब 85 और 15 का रेशियो था।
अभी अभी भी वही है, अभी 70 अच्छा अभी 70 और 30 का रेशियो है। तो अगर आपका मान लो रिटर्न आपका इतना अच्छा नहीं हुआ और आप क्वालिफाई हैं तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू का जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है, 30% है। आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी में हालांकि लग चुके होंगे, जो नहीं लग चुके हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप कहीं अच्छी जगह जहां इंटरव्यू के सजेशन आपको अच्छे मिल सके, अच्छे गाइड कर सके, हाँ। आप वहां ज्वाइन करें और इंटरव्यू अच्छे से तैयारी करें। जिनकी मार्किंग लगता है कि कम है और जिन्होंने फेस किया इन चीजों को, हाँ जिन्होंने फेस किया जी, उनसे गाइड ले। दूसरी बात है कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है जी, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए, सीबीएसई क्या होता है, सीबीएसई एनसीईआरटी में क्या फर्क है। आप 9th मान लीजिए टीजीटी मैथ, क्योंकि 9th क्लास के सेकंड चैप्टर क्या है मैथमेटिक्स का, पूछा जा सकता है, पूछता है मतलब ज्योमेट्री क्या है, मेंसुरेशन क्या है, साइंस में कुछ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बताइए। तो सिलेबस से फैमिलियर होइए जी, बिल्कुल घर में फैमिलियर होइए, मतलब जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसके अंदर भले एकदम से तैयारी तो नहीं होगी। अब आपका रिटर्न जैसे कंप्लीट हो गया तो इन सब चीज़ों पे कमांड करें। हाँ बिल्कुल सही। करंट अफेयर्स है, मान लीजिए एसएसटी के और आपको पूछा कि बताइए कि आपके स्टेट का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है, ये पूछा जा सकता है जी आपको। तो ये सारी तैयारी एक कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करते रहे। सर आप बताइए आगे। मैं कुछ चीज़ और कहना चाहूँगा केवीएस के बारे में ही। केवीएस मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसा विभाग है जो अपने एम्प्लॉयज जो दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। अच्छा, जैसे पूर्वोत्तर राज्य में आने जाने के लिए आपको एलटीसी मतलब जो होम टाउन आपको घूमने के लिए छुट्टी और पैसा मिलता है, उसमें आप हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। अब ये कुछ मुझे लगता है ज़्यादा दिन ही हुआ है, कुछ वर्ष पहले। हाँ मतलब कुछ वर्ष से हुआ है जी। उनकी तो सारा किराया आपको हाँ आपको देना है, और अगर वो नहीं तो कम से कम आप सेकंड एसी का भी आपको फेयर मिलेगा। मतलब सेकंड एसी वो आपके पे स्केल हिसाब से। हाँ जी, तो इसका तो पे स्केल पीआरटी से लेके सबका बढ़िया होगा जी, पीआरटी और टीजीटी पीजीटी से तक। अच्छा, पीजीटी से ऊपर फिर स्टार्ट हो जाता है एसी 1 क्लास। एक बात मैं बताना चाहूंगा, म्याऊं में केंद्रीय विद्यालय में सर इंचार्ज प्रिंसिपल भी कार्य कर चुके हैं, तभी ये सारी छोटी छोटी बातें आपको। जी हाँ, इंचार्ज प्रिंसिपल में लगभग वहाँ में जो 4 साल का कार्यकाल था, उस 4 साल के कार्यकाल में लगभग 2 साल इंचार्ज प्रिंसिपल और 1-1.5 साल मैंने ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल कार्य किया। ऑफिस सिटिंग मीन्स जैसा जो हमारे यहाँ के मेरे बाद जो प्रिंसिपल आए वो आए थे तेलंगाना से। जब मैंने उनको चार्ज दिया, उनके पास 2 स्कूल का चार्ज था, एक ईटानगर नंबर 1, अच्छा, ईटानगर के भी नंबर 1, और एक केंद्रीय विद्यालय में आओ। तो वो 3 दिन रहते थे वहाँ और 3 दिन रहते थे वहाँ। अच्छा। तो जब वो 3 दिन ईटानगर नंबर 1 में होते थे तब केंद्रीय विद्यालय में आओ का चार्ज 3 दिन के लिए मेरे पास हुआ करता था। अच्छा। क्योंकि वो स्कूल वो क्लास 10 तक था, मतलब उनके रहते हुए। और इंचार्ज प्रिंसिपल का मतलब होता है यदि आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है किसी को है तो उसी में से किसी सीनियर मोस्ट को बना दिया प्रिंसिपल। के सारे कार्य वही करते हैं जी। ये मौका मुझे हालांकि ज्वाइन करने के जस्ट बाद मिला। तो आप नर्वस नहीं हुए? नर्वस था, इसलिए मैं जब वहाँ डीसी सर से मेरी बात हुई, हालांकि डीसी सर जल्दी से टीजीटी पीजीटी से बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन मजबूरी है क्योंकि क्लास 10 तक का ही वो केवी था, हालांकि अब वहाँ 12th भी चल रही है। अच्छा, पिछले 2-3 साल से कोविड के जस्ट पहले वहाँ 11th शुरू हुई थी। तो फिर एक कंडीशन मुझे बताई गई कि हालांकि चलो आपको हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं अगले 4 महीने तक। मुझे ज्वाइन किए हुए तब तक 8 महीने हो चुके थे। उन्होंने कहा कि जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, रूल्स ये कहते हैं कि मिनिमम 1 ईयर की सर्विस होनी चाहिए इंचार्ज प्रिंसिपल बनने के लिए। अच्छा, तब तक जो एक ड्राइंग टीचर थे जितेंद्र कुमार जी, उनको इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया गया। अच्छा जी। उसके बाद फिर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर एक और इंचार्ज प्रिंसिपल आए उनके जस्ट बाद। वो वाइस प्रिंसिपल थे नवोदय विद्यालय से, पीजीटी से केवीएस में वाइस प्रिंसिपल वो बने और हमारे यहाँ एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल आए। उनके जाने के बाद फिर चार्ज मिला मुझे। अच्छा, आप इंटरव्यू कक्ष में कह रहे थे प्लेटू के स्पेलिंग वगैरह पे थे? हाँ, तो प्लेटू नहीं, आपके सामने बहुत सी कंडीशंस आ सकती है। जैसे आप जो लिख रहे थे तो फिर क्या हुआ उसके बाद? जब मुझसे लिखा नहीं गया तो फिर उनमें से जो पैनल के 5 लोग थे उनमें से मैडम ने बताया, शायद वो इकोनॉमिक्स के जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने मुझे बताया कोई बात नहीं, प्लेटू की स्पेलिंग ये है, PLATAU, ये स्पेलिंग है प्लेटू की। जी, मैंने उसको सही कर लिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी क्या आप अटक क्यों रहे थे स्पेलिंग? मैंने कहा मैडम मैं भूल गया था। तो वो हंसे कि नहीं कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना चाहिए, आप थोड़े शांत रहिए, पानी पीजिए। पानी रखा रहता है ऑलरेडी कैंडिडेट्स के लिए। तो बीच बीच में अगर आपको लगता है कि आप नर्वस हो रहे हैं या गला सूख रहा है, हाँ गला सूख, तो आप पानी, डरते ही गला हालत सूखने लगता है। लेकिन आपने गलती की हुई है। क्या? पानी नहीं है पानी है, चलिए ठीक है। तो पानी रखा हुआ था, आप पानी पी सकते हैं बीच बीच में, और बिल्कुल आपको लाइटली लेना है और नर्वस नहीं होना है। टाइम देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, एक कैंडिडेट के लिए 30 मिनट्स रखते हैं।
एवरेज में ध्यान, एवरेज में, कि एक कैंडिडेट को हम 30 मिनट्स देंगे ही देंगे। अगर पहले उनको लगता है कि हमने इनको परख लिया है, अगर वो लगता है कि पहले परख लिया तो पहले वो रिलीव कर देते हैं। अदरवाइज उनको लगता है कि हाँ अच्छी बातचीत हो रही है तो 30 मिनट तक वो एंगेज रहते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊँ, मेरी उनकी अच्छी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि मेरी नई प्रिपरेशन थी और नई, दूसरी बात में सोशल साइंस से तब बहुत दिन, लगभग 7-8 महीने से दूर था। सॉरी सर कह रहे थे इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स में सॉरी मैम, क्योंकि मैम थी वो पूछ रही थी, लगभग 3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, मैं कोई भी उसका जवाब नहीं बन पाया। तो डेमो मतलब बोर्ड पे पढ़ाने के बाद फिर डेमो पढ़ाने में फिर उन्होंने मुझे बैठाया और फिर सब्जेक्ट हॉबी पूछी गई। हालांकि मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना और कभी कभी छोटी मोटी गाने गा लेना। अच्छा। हाँ, ये मेरी हॉबीज था। अगर मैं सिंगिंग के बारे में बोलता तो भी मुझे पता है कि कौन सा सॉन्ग किस सिंगर ने गाया है। ऑलमोस्ट मतलब जो अब से 8 साल पहले तक के सॉन्ग है, मैं सब बता सकता हूँ आवाज़ सुन के कि ये सिंगर की आवाज़ है। फिर मुझे लगा, मैंने जनरली लोग अपनी आपको थोड़ा अच्छा शो ऑफ करने के लिए बुक रीडिंग अपनी हॉबीज बताते हैं ताकि सामने वाले इंप्रेशन अच्छा कि मैं टीचर हूँ। तो हाँ, ऐसी गलती मत कीजिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ, बहुत है तब तो अपना आप ठीक है, लेकिन अगर आप सच में बुक लवर हैं तो कोई बात तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कह सकते हैं हाँ। बुक रीडिंग आपकी हॉबी है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ। अच्छा, तो आपने क्या बताया? मैंने यही बताया कि रीडिंग, हाँ, मेरी जो वो है और किताब पढ़ने की, हाँ, किताब पढ़ने का शौक है जी। तो फिर क्वेश्चन पूछ लिया जी, जीत होगी आपकी जीत, शिवखेड़ा का। हाँ, ये मुझे पता नहीं था। हाँ, ये मुझे पता नहीं था। हाँ। तो उन्हें पूछा जीत आपकी, हाँ ऐसा कुछ है बुक का नाम, जीत आपकी। इस बुक के राइटर कौन है? अब मेरा सर घूम गया क्योंकि जब मुझे बुक पढ़ने का शौक, मेरी हॉबीज ही नहीं है बुक, और मैं कह दिया, जबरदस्ती वाली बात थी। 2-4 बुक पढ़ने से थोड़े ना। हाँ, 2-4 नहीं, मैं 2-4 भी नहीं पढ़ता हूँ। सिलेबस से अलग बुक्स पढ़ी ही नहीं। इंग्लिश मतलब वगैरह तो पढ़ ली, वो बात अलग है, सिलेबस से अलग मैंने बुक्स पढ़ी ही नहीं। तो मैंने बोला सॉरी सर। तो बोला, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, मुझे लगता है आपकी शायद हॉबीज कुछ और है, आपकी आवाज़ इन सबको देखकर नहीं लगता कि आपको बुक पढ़ने की हैबिट होगी। बुक पढ़ने वाले लोग तो बहुत सॉफ्टली मतलब बातचीत करते हैं। फिर मैंने कहा सर, मेरी जेन्युइनली बताऊं, मेरी जो हॉबीज़ है वो क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। फिर उन्होंने क्रिकेट से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे, पिच की लंबाई कितनी होती है, भारत में क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है, प्रथम विश्व कप कौन से कप्तान ने जिताया, लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे। उन सभी का उत्तर मैं देता रहा क्योंकि मैं क्रिकेट बैकग्राउंड से बहुत अच्छे से मतलब जुड़ा हुआ था जी। तो ये सब हुआ। इंटरव्यू लगभग मेरा चला 15 से 16 मिनट। अच्छा जी, क्योंकि मैं घड़ी साथ में लेकर गया, बीच में टाइम देखता रहा। ये बात भी उन्होंने कही कि आप टाइम क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा मैडम, मुझे दूर जाना है और मेरी ट्रेन है, तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादा लेट। इतना ये बोल गए? हाँ, वो बोलते हैं, वो तो आप बोल गए कि मुझे जाना है? हाँ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मेरी शाम को ट्रेन है, मुझे लगा कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। तो फिर वो जल्दी है तो चले जाओ, फिर आप इंटरव्यू में क्यों आ गए। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे मतलब थोड़ा मुझे अच्छा फील नहीं हुआ उनकी ये बात। हालांकि गलती मेरी थी। हाँ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में हैं, आपको कोई भी जल्दबाजी बात करनी नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जब आप नर्वस होते हैं तो गलत चीजें आपसे हो ही जाती है। हाँ, क्योंकि उस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर आगे जी, फिर आगे होते होते फिर वो मैंने कहा सर, हाँ, पढ़ाने के बाद जब बैठा तो हॉबीज़ की बात हुई। हॉबीज़ के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छा जी, मैंने अर्जी, सभी को धन्यवाद कहने के बाद में उठकर चला गया। अच्छा, तो मतलब एंडिंग बहुत अच्छा नहीं रहा वैसे? एंडिंग बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा जब जल्दी थी तो फिर इंटरव्यू देने क्यों आए। ये बात यहाँ से एंडिंग। नहीं, खैर ये तो रहा ही कुल मिलाकर। और सब जैसे लगभग जी, हॉबीज से लगभग 10 से 14% थे। ज्योग्राफी में बहुत अच्छा जवाब। ज्योग्राफी में लगभग मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। हालांकि स्पेलिंग प्लेटो की लिखी नहीं गई, वो बात अलग है। और हाँ, सिविक से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, उनके भी आंसर दिए। और हिस्ट्री से मुझसे पूछा गया, हाँ, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो 1526 मुझे याद था, मैंने बता दिया। तो ये इतनी इजी पूछते भी हैं? हाँ, इजी। देखिए, क्वेश्चन वो पूछते हैं 4 टाइप के। अच्छा, एक इजी, एक नॉर्मल जो सबको पता होते हैं, जैसे पानीपत का युद्ध पूछ लिया, और क्रिकेट पिच की लंबाई पूछ ली हॉबीज से। एक लास्ट लेवल होता है, जैसे महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, जैसे आपने बता दिया ना कि मैं ज्योग्राफी में जी ठीक हूँ। जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट बताएंगे वहां आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे।
तो मेरा आप सबको सजेशन ये है, जब आपका इंटरव्यू हो आप उस सब्जेक्ट को अपने आप को एक्सपर्ट दिखाएं। चाहे आप साइंस से हो, साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। हाँ, तो आप ये उन सब्जेक्ट को अपना मतलब बताएं फेवरेट, या आपकी कमांड जिस सब्जेक्ट पर अच्छी है, जिसकी आपने तैयारी अच्छे से की हो, या जिस पर आपकी ऑलरेडी कमांड अच्छी हो। हाँ, टॉपिक आपको खुद दिया, टॉपिक आप क्या चूज करने के लिए कहा? टॉपिक चूज करने के लिए कहीं, मुझे भी टॉपिक चूज करने के लिए कहा। आपने फिजिकल फीचर्स पढ़ाया बढ़िया से। हाँ, वो मैंने बहुत अच्छे से, पहले मैप खुद ही ड्रॉ कर लिया। हाँ, उन्होंने बीच में उससे एक बात पूछी कि आप मैप क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैंने कहा सर मुझे मैप ड्रॉ करना आता है। जनरली क्या होता है कि मैप लेके ही लोग जाता है, या चाहे रखा रहता है या कुछ भी। हाँ। लेकिन मेरा आंसर गलत था। मुझे ये नहीं कहना था कि मुझे मैप ड्रॉ करना आता है। मुझे ये कहना था कि सर यहाँ अभी मैप ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है। हाँ, किसी कारणवश। क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि जनरली ड्रॉ करके पढ़ाना थोड़ा एग्जैक्ट फिगर बनता नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट नहीं बनता जी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। हाँ, तो ये सब विवाद हो जाएगा, तो पाकिस्तान का थोड़ा सीमा इधर उधर कर देगा, तब तीसरा विद्युत शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बात, पूरा इंटरव्यू मतलब ऐसा रहा अनुभव कुल मिलाकर। मार्क्स से यदि आप बता सके कंफर्टेबल है तो कितने आए थे? मेरे 98 क्वेश्चन थे, और मेरे इंटरव्यू की मैं बात करूं, रिटर्न में तो आपने बता दिया 98 था। इंटरव्यू मेरे ओनली 24 मार्क्स थे, 60 आउट ऑफ 60 में से ओनली 40%। वो बचा लिया आपको रिटर्न ने बचा लिया। फिर भी मतलब मैंने आईबीपीएस ने बचाया। हाँ, मुझे एसएससी आईबीपीएस ने बचाया जी, बिल्कुल सही। मैं फिर भी मतलब इंटरव्यू में मान लो मुझे फेल भी करते, 0 नंबर देते, फिर भी अगर इंटरव्यू फाउंडेशन ना हो, इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, मैं फिर भी सिलेक्शन लाइन के अंदर ही था। 30% तो देना ही, 33 तो देते ही थे। मान लो 33 की भी फाउंडेशन ना हो। अच्छा, आप 98 बता रहे थे रिटर्न में। इंटरव्यू में रिटर्न में गया था कट ऑफ कितने पे कॉल किया था लगभग? कट ऑफ में चारों कैटेगरी आपको बता देता हूँ। एसटी की बात करें, एसटी की कट ऑफ थी 84 नियर अबाउट। अच्छा जी। एससी की कट ऑफ थी 89। अच्छा। जनरल कट ऑफ थी 92 और ओबीसी कट ऑफ थी 93। जनरल ओबीसी ऊपर था जी, ओबीसी जनरल से ऊपर था, और 18 में भी यही हुआ, ओबीसी जनरल से ऊपर था, जो नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जी। उसके बाद यानी आपके बाद नॉर्थ ईस्ट का भी हुआ, इसके बाद फिर 19 वाला जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ, वो भी हुआ जी। तो ये पूरा सर का इंटरव्यू का जर्नी रहा केंद्रीय विद्यालय में जी। और अब अपने होम टाउन में आ चुके हैं जी, लगभग 1 साल से। हाँ, 1 साल से, 1 साल 4 माह से। हाँ, और केंद्रीय विद्यालय में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, खेलते हैं, और बच्चों के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को टिप्स भी देते हैं, कभी कभी क्रिकेट की छोटी बारीकी बातें। हाँ, स्पोर्ट्स में जाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में आपको ऐसा क्या कहते हैं उसको वर्ड? हाँ, जो एस्कॉर्ट। हाँ, एस्कॉर्ट मतलब एस्कॉर्ट कहते हैं बच्चों के साथ उनकी देखभाल के लिए। तो जाता, मुझे तो नेशनल में भेज दिया। हाँ, आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मुझसे अच्छे हैं। मैं बैट पकड़ता हूँ, हंसने लग जाते हैं, सब हंसने लग जाते हैं। नहीं, देखिए केवीएस में फिक्स नहीं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको एस्कॉर्ट में भेजा जाएगा, किसी को भेजा जा सकता है। लेकिन जैसा मनीष सर ने बताया था, मैं इनकी बात को बड़ी करूंगा, इनकी बात को बड़प्पन दूंगा। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था एज इंचार्ज प्रिंसिपल, मुझे खुद बहुत सारी चीजें खुद हैंडल करनी होती थी, और सीखा आपने बहुत सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत चीजें सीखी जी। ऑफिस का मैं 50% 60% काम जानता हूँ। तो यदि कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूवर्स कुछ लिखते हैं इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, या कैसी भी इंटरव्यू को इससे रिलेटेड, तो आप अनुरोध है कि आप थोड़ा उसका जवाब दें। ये मेरे लिए हर्ष की बात होगी अगर मैं किसी समस्या का समाधान कर पाऊँ, क्योंकि सब अपने भाई बंधु हैं। साइकोलॉजी होता है जी। हाँ, इंटरव्यू है कुछ नहीं जी, ये अब हमें पता चल रहा है। हाँ, सिलेक्शन के बाद। हाँ जी। लेकिन उससे पहले तरह तरह के मन में प्रश्न है, और कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो उसका समाधान ढूंढिए जी। आप कमेंट कीजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हम मीटिंग करेंगे जी। और आपके हर प्रश्नों का समाधान केंद्रीय विद्यालय के एक से एक डायमंड टीचर को हम आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा प्रयास है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया और एक एक बात को अपने बारीकी से और पूरी ईमानदारी के साथ। ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार सर।